दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है। जम्मू कश्मीर के लोग कितने बदल गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे बदल गए हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत बदल गई है। सब कुछ बदल गया है क्या? फैसला क्या इस चुनाव में इसी बात को लेकर होना है? जहां पर 3 चरणों में वोटिंग आज पूरी हो गई, यानी जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर वहां के लोगों ने वोट डाल दिए और अब तय हो गया कि वह किसे चुनने जा रहे हैं। जितनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई, उसने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कई कॉन्स्टिट्युएंसी में तो दशकों दशक पहले भी चले जाइएगा, तब भी 70% से ज्यादा वोटिंग होती नहीं थी। लेकिन आज जब 40 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग हो रही थी, उस दौर में अगर आप देखिएगा तो दर्जन भर कॉन्स्टिट्युएंसी ऐसी है जहां पे 70% वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। और यह अपने आप में एक उपलब्धि है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के भीतर चाहे उधमपुर दक्षिण हो या उधमपुर पूर्व हो, चेनानी का इलाका हो, बिलावर का इलाका हो, जसरोटा का इलाका हो, सांभा हो, नगरौटा हो, अखनूर हो, चांब हो या फिर गुरेज सीट ही क्यों ना हो, 70% से ज्यादा वोटिंग। और उससे कुछ कम वोटिंग अगर हंदवाड़ा देखिए, करनाल देखिए, उरी देखिए, सोनावारी देखिए, लंबी कतार है इस दौर में। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या वाकई जम्मू और कश्मीर दोनों के बीच अभी भी कोई बड़ी मोटी लकीर है? जो जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 की दीवार बीजेपी लगातार कहती रही कि इस दीवार को तोड़ने की जरूरत है, तो क्या 370 को लेकर जम्मू के लोग खुश हो गए और इस बार उन्होंने ताबड़तोड़ बीजेपी के हक में वोट दे दिया? या फिर आर्टिकल 370 को लेकर कश्मीर के भीतर लोग दुखी हो गए, जो उन्होंने बीजेपी की तो दूर की बात है, जहां पर भी संदेह हुआ कि कोई उनके साथ मिल जाएगा, किसी को जेल से इसीलिए निकाला गया। एक वक्त कोई हथियारों को उठाकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के साथ खड़ा था, आज वो वोट मांग रहा है। तो क्या सारी परिस्थितियों के बीच जम्मू और कश्मीर दोनों दो धाराओं के बीच चलते हुए आज नजर आए? हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हर किसी को एक बात तो समझ में आ गई, कम से कम सियासत करने वालों को, कि जम्मू कश्मीर की सत्ता अगर हमारे पास होगी और दिल्ली की सत्ता साथ खड़ी नहीं होगी, खास तौर से तब जब राज्य का दर्जा छिन चुका है, आर्टिकल 370 है नहीं, और ऐसे में जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहां से आएगा? जो ताकत चाहिए वो ताकत कहां से मिलेगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के इशारे पर जम्मू में कश्मीर में बैठे हुए हैं। इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति इस चुनाव ने सामने रख दी जो बतला रही है कि दरअसल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, और एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही है जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों की भागीदारी इस बार सत्ता में नजर आनी चाहिए? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? हो सकता है या नहीं है? हमें लगता है आज इन तमाम बातों को जिस 3 चरणों के चुनाव के बाद यहां समझना होगा। पहले चरण में तकरीबन 61.2% वोट पड़े, दूसरे चरण में तकरीबन 57% से कुछ ज्यादा वोट पड़े, और तीसरे चरण का आखिरी आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं, लेकिन यह आंकड़ा भी बतलाता है कि 60% पार है। यानी पहला मैसेज यह है कि यह एक 2/3 जनता ने जो वोट डाले हैं उन्होंने तय किया कि वो जम्मू कश्मीर में क्या चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है, जो इन 3 चरणों की वोटिंग में नजर आया, जो जम्मू में सोचा जाता है वो कश्मीर में नहीं सोचा जाता, या फिर कश्मीर के भीतर के जो सवाल हैं वो सवाल अब भी जम्मू में अनसुलझे से हैं। जम्मू की ताकत क्या मौजूदा वक्त में पहले की परिस्थिति में बहुत कम हो गई? इस दौर में क्या कश्मीर के भीतर की सियासत जो बीजेपी निशाने पर लेती थी, 2-3 परिवारों का जिक्र वह करती चली गई, क्या वो हाशिए पर चले गए या माजरा कुछ और है? 3-4 स्थिति में इस पूरे चुनाव को समझते हुए जिस एग्जिट पोल की दिशा में आपके जहन में जो सवाल है, वो सवाल सबसे बड़ी परिस्थिति तो यही पैदा कर रहे हैं
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के भीतर अब आने वाले वक्त में सियासत और सत्ता दोनों बिल्कुल नए तरीके की होगी। इस नए तरीके का मतलब यह कतई नहीं है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और इस नए तरीके का मतलब यह भी नहीं है कि दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस साथ होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के भीतर अगर बीजेपी की सरकार है तो यह माना जाता है कि दरअसल यह हिंदुओं की सरकार है, और अगर कश्मीर के भीतर की सरकार का जिक्र होगा जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साथ होंगे तो माना जाएगा यह मुस्लिमों की सरकार है। यह अजीबोगरीब परिस्थिति जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर उभर कर हर कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी उतर कर भी आई है, और यहां यह बताना होगा कि जो संकेत वोटरों के जरिए निकले वह त्रिशंकु विधानसभा की दिशा में जा रहे हैं। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। इस बहुमत के दायरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी नहीं आ रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर लड़ी। उसे पता है कि जम्मू के इलाके में उसे जीत नहीं मिलेगी, तो उसने बहुत कम सीटें कश्मीर के इलाके में कांग्रेस को दी, और कांग्रेस को भी पता है कि दरअसल दो दो हाथ उसे जम्मू में के इलाके में ही बीजेपी से करने, वहां बीजेपी का प्रभाव आज से नहीं कई बरसों बरस से है। लेकिन सवाल तो कश्मीरी पंडितों का भी है जो संघर्ष लगातार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सवाल तो कश्मीर के भीतर उन वोटरों का भी है जो पीडीपी रहे या नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे, रास्ता उनके लिए अनुकूल भी निकला नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि अब वहां पर नशा भी बढ़ चुका है, परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, परिस्थितियां इतनी भी बिगड़ी कि इस दौर में बाहर के व्यापारी वहां घुस तो आए लेकिन वहां पर लोगों की आय बढ़ नहीं पाई, और इसी तर्ज पर यह वोटिंग हुई है। इस वोटिंग के भीतर अगर एक एक चीज को परखिए तो आज जहां वोटिंग हो रही थी वहां माना गया कि सांबा, कठुआ और उधमपुर जो हिंदू बहुसंख्य वहां पर तबका मौजूद है यह बीजेपी के अनुकूल हो गया। लेकिन उससे पहले दो तीन बातें समझ लीजिए। जमायत की मौजूदगी जमायत को लाभ नहीं दे पा रही है। वो ज्यादा से ज्यादा एक सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और ज्यादा से ज्यादा एक सीट के बाद अगर आप सोच रहे हैं 2 सीट जीत जाएगी तो मुश्किल है। यानी जमायत को लेकर यह सवाल लगातार कश्मीर के भीतर उठता रहा। जो बंदूक लेकर आए थे वो आज वोट मांग रहे हैं। राशिद इंजीनियर, दूसरे बड़े खिलाड़ी उस पारंपरिक राजनीति के भीतर घुस के आ गए। जेल में रहते तो अलग मसला था, जेल से छूटे और सिर्फ चुनाव के वक्त छूटे, प्रचार के लिए छूटे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। वो लगातार जिन सीटों पर खास तौर से जो उनकी अपनी सीट मानी जाती है, जो अपना इलाका जहां से सांसद हुए हैं, उस इलाके के भीतर भी उनका प्रभाव नजर नहीं आया। लेकिन उनके अपने कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं, सबके चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं। कल उनकी मियाद पूरी हो रही है राशिद इंजीनियर की, 2 तारीख तक की जमानत मिली थी, 3 तारीख से वो फिर जेल में होंगे। और एक सवाल अपने जहन में रख लीजिए, यहां पर वो जितनी सीट जीतेंगे जो माना जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 5 सीट या फिर 2 सीट, 2 से 5 के बीच में ही वो जीत पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं सीट जीत पाएंगे। 2 पर सहमति है, 5 पर कुछ ज्यादा लोग कह रहे हैं कि शायद ये ज्यादा सीट है। लेकिन सवाल यह है कि जब विधानसभा त्रिशंकु होगी, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं होगा, तो बहुमत का जुगाड़ की परीक्षण में चीजें आकर अटकेंगी। और वहां पर राशिद इंजीनियर का जिक्र शुरू में ही कर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्टी नहीं है तो कोई व्हिप भी नहीं होगा, और इस दौर में किसके पक्ष में कौन चला जाता है, कैसे चला जाएगा, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो राशिद इंजीनियर कल के बाद से जेल में होंगे। उनके जो भी 1, 2, 3, 4 विधायक चुनकर आएंगे वो स्वतंत्र होंगे। वो तय करेंगे विधानसभा के भीतर किसके पक्ष में जाना है, किसके पक्ष में नहीं जाना है। और यह परिस्थिति बतलाती है कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर 90 सीटें हैं तो 45 के आंकड़े को छू लेगी? जी नहीं, यह 45 के आंकड़े को छूने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि साउथ कश्मीर में पीडीपी का प्रभाव खुलकर नजर आया है।
और दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर में तो पूरे तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन साउथ कश्मीर में पीडीपी को आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं, जो तकरीबन 6, 7, 8, 9 सीट तक जीत सकती है। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जो अतीत के पन्नों को खोलिएगा तो आपके जहन में आएंगे, अच्छा मुफ्ती साहब बीजेपी के साथ क्यों गए थे, जबकि 2014 में अगर वो चाहते तो कांग्रेस के साथ भी मिलकर सरकार बना सकते थे, यकीनी तौर पर बना सकते थे। क्योंकि अगर उस दौर को आप याद कीजिए, उस दौर में चुनाव के वक्त में जितनी सीटें मिली थी उसमें अगर कांग्रेस की सीटों को आप जोड़ देते तो बहुत आसानी से मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री बन जाते और उन्हें मिल जाती सीटें। 28 सीट पीडीपी ने जीती थी, कांग्रेस ने 12 सीट भी जीती थी, दोनों मिलकर 40 होती थी। 87 का आंकड़ा था, लेकिन पीडीपी को और कांग्रेस के साथ उसके बाद कौन साथ में आता, तो इंडिपेंडेंट का जिक्र हो रहा था, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हो रहा था। और मुफ्ती साहब का उस वक्त कहना था कि बहुत मुश्किल है, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री तो बन जाइएगा लेकिन चलाइएगा कैसे अगर दिल्ली साथ नहीं होगी तो दिल्ली साथ की जरूरत 2014 में भी समझी गई, तो क्या 2024 में नहीं समझी जाएगी? अब सवाल है 2024 की परिस्थितियां बतलाती क्या है? यह बहुत साफ बतलाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर 40 सीटों के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी और यह 31 से 40 के बीच में घूम रही है, जिसमें 23 से 27 के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और 9 से 13 के बीच में कांग्रेस। यहां पर कोई भी कह रहा है अब कि 3 चरणों के मतदान के पैटर्न ने बतला दिया, अगर कांग्रेस अपने बूते लड़ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बूते लड़ती और इलेक्शन के बाद दोनों में सहमति हो जाती तो सरकार दोनों मिलकर आसानी से बना सकते थे। लेकिन दोनों मिलकर लड़ी और कश्मीर के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला के परिवार को लेकर सवाल, और जम्मू के भीतर कांग्रेस के साथ फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होने का सवाल। दोनों ने वोट कम कर दिए। एक तरफ कांग्रेस के वोट कम हुए कश्मीर के भीतर और दूसरी तरफ जम्मू के भीतर कांग्रेस के प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, क्योंकि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं जबकि सामने बीजेपी खड़ी थी। और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो तो इस दौर में राहुल गांधी का परचम कहीं ज्यादा लहरा रहा है। और चूंकि आर्टिकल 370 और बाकी मुद्दों के आसरे है तो उसमें निशाने पर साधने में राहुल गांधी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर एक बात समझिए, अगर ये लोग बहुमत में नहीं आ रहे हैं और 40 इनकी मैक्सिमम सीट है, 31 से 40 के बीच में, आप कहेंगे बड़ा लंबा गैप दे दिया, हमें लगता है इस गैप को थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं, 33 से 38 भी कर सकते हैं, अगर 5 सीटों के मार्जिन में आपको चलना है तो आप ये भी कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल है, बीजेपी क्या वाकई बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आ जाएगी? और उसके पास तो जम्मू का रीजन है जहां पर 43 सीटें हैं, 47 सीटें कश्मीर में हैं जहां पर एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाएगी। लेकिन जहां 43 सीटें हैं वहां कितनी सीटें जीतेगी? और आंकड़े बतलाते हैं कि जिस लिहाज से वो चल रही है उसमें एवरेज 25 सीट पर बात आकर अटक रही है। यह 25 सीटों का मतलब बहुत साफ है कि 3-4 सीट कम भी हो सकती है और 3-4 सीट बढ़ भी सकती है। 25 के एवरेज के आसरे अगर चलिएगा तो यहां पर एक दूसरा सवाल और अपने जहन में रख लीजिए। यह सवाल नॉमिनेशन का है, नॉमिनेटेड 5 सीटों का है, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भीतर 5 लोगों को बैठाया जाता है और उनको यह पावर होता है कि जब बहुमत साबित करने का वक्त आए तो वो उसमें वोटिंग कर सके और उन 5 लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी वहां के राज्यपाल चुनते हैं, जो इस वक्त मनोज सिन्हा है। इन 5 लोगों में 2 महिलाएं होती हैं, इन 5 लोगों में 2 कश्मीरी पंडित होते हैं, इन 5 लोगों में एक पीओके के रिफ्यूजीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसके जो रिफ्यूजी यहां रह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीट होती है। ये 5 सीट सीधे तौर पर बीजेपी के हक में खड़ी होगी। यहां से असल राजनीति शुरू होती है। इस राजनीति पर हम आए उससे पहले हमें लगता है आज खास तौर से गुरेज जहां पर 70% वोटिंग हुई, उस इलाके की एक तस्वीर देख लीजिए। कितनी बड़ी तादाद में, बांदीपुरा का इलाका है गुरेज सीट जहां पर है,
बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। तो गुरेज के इलाके की यह तस्वीर बहुत साफ बतलाती है कि जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है और इस वोटिंग से जो रिजल्ट निकल कर आएगा अब दोबारा उस पर लौट कर आइए। यह मैसेज बहुत साफ है कि जमायत, राशिद इंजीनियर की पार्टी, सज्जाद लोन जो 1-2 सीट वह भी ला सकते हैं, अल्ताफ बुखारी 1 सीट ला सकते हैं, इंडिपेंडेंट 3 सीट ला सकते हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी 6, 7, 8, 9 तक, लेकिन डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी पीडीपी, यह लगभग सच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 23 से 27 के बीच में झूल रही है, कांग्रेस 9 से 13 के बीच झूल रही है, यह गठबंधन 33 से 38 के बीच झूल रहा है और इन परिस्थितियों में बीजेपी एवरेज 25 अगर निकाल रहे हैं तो 3-4 सीट कम कीजिए, 3-4 सीट बढ़ा दीजिए, यह इंतजार करना होगा आपको किसी भी हालत में 8 तारीख का। लेकिन इसके साथ सवाल यह है क्या वाकई दोबारा वो स्थिति बनेगी, इसीलिए राम माधव को भेजा गया कि पीडीपी को सहलाइए? शायद नहीं। पीडीपी दोबारा से बीजेपी के साथ आ जाएगी और उसके बाद सरकार बनाएगी, ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक अजब चीज यह हो सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चुनाव से पहले आर्टिकल 370 को लेकर बहुत एग्रेसिव थी और उसके बाद वो धारा 370 का जिक्र छोड़कर सीधे तौर पर यह कहने लगी हम तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में ही अब काम करेंगे। यह मैसेज अपने आप में काफी था। क्या आने वाले वक्त में आप बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक साथ मिलकर सरकार बनाते हुए देख रहे हैं? फारूक साहब ने भी कई मौकों पर कहा, जब वह भी एनडीए के साथ खड़े थे, कहते थे कि कश्मीर बिना दिल्ली के चल नहीं सकता है, तो उस वक्त अगर नहीं चल पाता तो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो क्या 2.5 साल की परिस्थिति होगी और एक बैलेंस का मैसेज दिया जाएगा कि एक तरफ जम्मू बीजेपी, एक तरफ कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें एक पेपर निकाला जाएगा कि स्टेटहुड का दर्जा पहले रैंक पर, आर्टिकल 370 दब जाएगा, जो पूरे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो 3 मुद्दे जैसे दब जाते थे, जो एजेंडा आरएसएस से निकला था, वो अयोध्या था, धारा 370 था और कॉमन सिविल कोड था, उसी तर्ज पर कश्मीर को लेकर भी। लेकिन इन परिस्थिति में जिसके ज्यादा विधायक होंगे सबसे पहले उसी का मुख्यमंत्री होगा। क्या राजनीतिक सौदेबाजी इस दिशा में बढ़ने लगी है? यानी जो प्लेयर हैं वो जान चुके हैं कि बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है और इन परिस्थिति के बीच कांग्रेस को लेकर रुख जम्मू कश्मीर के भीतर जरूर यह नजर आया। वह खुले दिल, खुली हवा, खुले मिजाज के साथ चुनाव लड़ी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में चाय पीते हुए राहुल गांधी पता नहीं पहले कैसे नजर आ गए, जब सीटों का तालमेल हुआ ही नहीं था। और लोकसभा के इलेक्शन में या उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा दौर था, उसमें जम्मू कश्मीर जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ खड़ा था, कांग्रेस को अपने बूते लड़ना चाहिए, शायद इसकी जानकारी या इसकी समझ उस बैठक के बाद निकल कर आई, जब राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मल्लिकार्जुन खड़गे सब मिलकर चाय पी रहे थे, लेकिन इस दौर में सियासत से चूक रहे थे। और यह सियासत चूकने की स्थिति में, इस परिस्थिति में लाकर दोनों को खड़ा कर गई कि बहुमत अपने बूते तो आ नहीं पाएगा। यह बहुत साफ और बड़ा मैसेज है। इस दौर में अगर और भी चीज ध्यान दीजिए तो कांग्रेस अपने पार्टी के अध्यक्ष को लेकर भी खिलवाड़ करती रही। विकार रसूल वाणी जो 16 अगस्त 2024 तक अध्यक्ष थे, और धारा 370 का सवाल हो या इससे पहले के जो सवाल हो, या फिर मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको लेकर जो सवाल हो, उन सवालों से लड़ते भिड़ते हुए अगस्त 16 को तारिक हामिद कर्रा को वहां पर बैठा दिया गया अध्यक्ष, और उसके साथ 4 और वर्किंग प्रेसिडेंट लगा दिए गए, रमन भल्ला, ताराचंद, एम के भारद्वाज, भानु महाजन। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि रमन भल्ला
अपने इलाके में बड़े लोकप्रिय हैं और उनको हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सक्रिय उस इलाके में नजर आने लगी और आरएसएस और बीजेपी खास तौर से वहां पर सब लोग आकर बैठ गए कि किसी भी हालत में रमन भल्ला को नहीं जीतना है। और रमन भल्ला को क्यों नहीं जीतना है, ये आरएस पुरा जो जम्मू साउथ में आता है वहां से लड़ रहे थे, नरेंद्र सिंह रैना बीजेपी के लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के रमन भल्ला इतने ताकतवर हो जाएंगे कि बीजेपी जो जम्मू में जिसकी पहुंच और पकड़ है उसकी पहुंच और पकड़ को ही खत्म कर देंगे, इतने लोकप्रिय हैं। लेकिन इन सब के बाद आइए ताराचंद को अखनूर से लड़ना था, खोड़ से लड़ने चले गए। वहां सतीश शर्मा इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस के लोकप्रिय मदन लाल शर्मा के बेटे जो 2 बार के एमपी रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो आ गए लड़ने के लिए। और वहीं पर बीजेपी ने राजीव शर्मा को उतारा। ये कहा गया देखिए 2 ब्राह्मण हैं और ये चूंकि ताराचंद जी पिछड़ी जाति के आते हैं तो ये इनको वोट मिल जाएगा, लेकिन बात इससे हुई नहीं। और ये परिस्थिति धीरे धीरे बड़ी होती चली गई उन तमाम जगहों पर जहां पर सीटों का बंटवारा इस तर्ज पर किया ही नहीं गया, जहां यह सोचा भी जा सके कि यहां पर कांग्रेस को लाभ होना चाहिए। ताराचंद चांब के इलाके से लड़ रहे हैं, यहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, जो आज ही वोटिंग हुई है यहां पर भी अच्छी खासी है। लेकिन सवाल यह था इन सब के बीच बाकी लोग, हमने जैसे राशिद इंजीनियर का जिक्र किया, सज्जाद लोन का जिक्र करें जो कुपवाड़ा पीडीपी के मीर मोहम्मद फैज साहब है और नासिर असलम यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। सज्जाद लोन कुपवाड़ा में मजबूत हैं और सज्जाद लोन हंडवाड़ा से भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में यह भी आना चाहिए कि आखिर में उमर अब्दुल्ला का क्या होगा, उमर अब्दुल्ला जीत जाएंगे क्या? जी नहीं, उमर अब्दुल्ला की स्थिति भी नाजुक है। वो गांधरबल में चुनाव हार सकते हैं, बड़गाम में जीत सकते हैं। ये पूरा मैसेज अगर पकड़िएगा एक एक व्यक्ति और कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर जो प्रभावी रहे, जिनका चेहरा दिल्ली तक समझ में सबको आता है, तो आप समझ पाएंगे कि दरअसल जम्मू कश्मीर के भीतर पहली बार जो वोट देने के लिए लोग एकमुश्त निकल कर आए हैं, वो इसलिए निकल कर नहीं आए कि वह किसी एक कैंडिडेट या एक पार्टी के पीछे खड़े हैं। वह उन परिस्थितियों के साथ खड़े थे जो बीते 10 वर्षों से उन्होंने देखी है। कहीं पर गुस्सा था, कहीं आक्रोश था, कहीं उम्मीद थी, कहीं भरोसा था। और इन परिस्थिति के भीतर ही वोटर बड़ी तादाद में कैसे निकल कर आए, हम आपको एक दूसरे बांदीपुरी का इलाका, एक दूसरा इलाका है सोनावरी का इलाका, संबल सोनावरी साजिन, यहां की एक तस्वीर दिखलाते हैं, तब आप और समझ पाएंगे कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही थी। Huh? Media. Alex. Why is it media? Tu się odwory? Fonte vou dizer. तो लोगों की इतनी बड़ी तादाद किसी एक उम्मीदवार, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं। हमारी टीम ने जो तमाम लोगों से बातचीत की और उन परिस्थितियों के बाद जो गणित निकाला, उसमें पीडीपी का स्ट्राइक रेट 22 से 25% का रहेगा। जितनी सीटों पर लड़ी वो 22 से 25% का स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तकरीबन 35 से 40% तक का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट तकरीबन 50% का है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट तकरीबन 40% का है। और जो बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्राइक रेट तकरीबन 37% का है। यानी ध्यान दीजिए, जो स्ट्राइक रेट हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने उम्मीदवारों के साथ लेकर है, वह एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर
त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग विधानसभा के भीतर वो 5 नॉमिनेटेड लोग बड़े मायने रखेंगे जो बीजेपी के लिए मायने रखेंगे, और अगर वह 30 सीटों को छू लेती है तो फिर मानकर चलिए अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अगर वो 25 सीटों पर आकर खड़ी हो जाती है तो यह मानकर चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आपको तालमेल करते हुए दिखाई देते नजर आएंगे। और इन दो परिस्थितियों से हटकर एक तीसरी परिस्थिति ऐसी भी बनती है जहां पर वो तमाम एकजुटता एक साथ निकल कर आ जाए कि किसी भी हालत में सिर्फ कश्मीर की मौजूदगी हो। शायद यह स्थिति बीजेपी को अलग थलग कर देती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है, यह सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर है। यह चुनाव दोनों के अस्तित्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो 5-6 इलाके जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुर, बड़गाम और कुलगाम का इलाका, श्रीनगर को छोड़ दीजिए, वो तो सियासत के आसरे चलेगी जहां पर दोनों की मौजूदगी होगी। लेकिन इन जगहों पर अगले चुनाव आते आते आपको एक तरफा वोटिंग इसलिए नजर आएगी क्योंकि यहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में जिस गठबंधन के आश्रय का राजनीतिक रास्ता खोजेंगे उसका इंतजार सभी को करना है। और यह मैसेज इसलिए भी कहीं बड़ा है। अगर आप लोकसभा चुनाव के अक्स तले जैसे आज जो वोटिंग हुई 40 सीटों पर, उसको आप देखें तो बीजेपी 22 सीटों पर आगे रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 सीटों पर आगे रही थी, कांग्रेस भी सिर्फ 2 सीटों पर आगे रही थी, अदर्स जो थे वो 14 सीटों पर आगे चल रहे थे, आगे रहे थे। यह मैसेज बहुत साफ है कि जो पुरानी पारंपरिक राजनीति थी जम्मू कश्मीर के भीतर, उस राजनीति का अंत धीरे धीरे हो चला है। और उसमें 43 सीटें जम्मू की, 47 सीटें कश्मीर की, और इस परिसीमन के बाद की परिस्थितियों में पहली बार इस रिजल्ट में नजर आएगा कि परिसीमन स्ट्रेटजिकली बीजेपी के अनुकूल किया गया या क्षेत्रवार तरीके से किया गया। यह भी खुला खेल आपको नजर आ जाएगा 8 तारीख को। तो आखिरी सवाल यही है कि एक दिशा में राहुल गांधी, दूसरी दिशा में नरेंद्र मोदी, एक दिशा में अमित शाह की स्ट्रेटजी, दूसरी दिशा में फारूक अब्दुल्ला के परिवार की स्ट्रेटजी, एक दिशा में जेल से राशिद इंजीनियर का निकलना और दूसरी दिशा में पीडीपी का और उनकी बेटी इंतजा का, जो बहुत एग्रेसिवली इस दौर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई। आने वाले वक्त में उनकी राजनीति आपको बिल्कुल नई दिशा में कांग्रेस के साथ नजर आएगी। यह परिवर्तन इस दौर की सबसे बड़ी घटना के तौर पर उभरेगी। सिर्फ आप 8 तारीख का इंतजार कीजिए और उस गठबंधन के बाद की राजनीति को भी समझिए। एक नया कोण इस दौर में उभरने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।